जितने भी संसाधन मनुष्य जीवन को सुकून देने वाले हैं वो निरंतर उपलब्ध हों जितनी आने वाली पीढ़ियां। इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति का संरक्षण हो और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, हवा में उड़ने वाले, धरती पर भागने वाले या पानी में तैरने वाले, वो सब सुरक्षित रहें, ताकि प्रकृति का जो आनंद हम सब ले रहे हैं आज, वो हमेशा के लिए बना रहे। अगर हम बात करते हैं ठोस कचरे के प्रबंधन की, तो दो चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है इस पर हम काम करें। पहला तो है अपने स्रोत पे ही इसका प्रतिकरण होना बहुत ज़रूरी है, एट सोर्स सेग्रीगेशन, और दूसरा रिड्यूस को हम जो है फॉलो करें। जो चीज़ आवश्यक है उसका इस्तेमाल करें, जो चीज़ आवश्यक नहीं है कोशिश करें, प्रयास करें कि उसका इस्तेमाल ना ही करें। प्लास्टिक का चलन बहुत बड़ी मात्रा में फैल चुका है, इसके लिए हम सब ही जिम्मेदार हैं। कोशिश करें, प्रयास करें कि इससे जितना भी जुड़ाव हो अपने आप को दूर करते चले जाए, तो ही जो है अपना जीवन जो अच्छे से हम व्यतीत कर पाएंगे और आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ छोड़कर जा पाएंगे। मेरा नेचर कंजर्वेशन पे ये कहना है कि देखिए, हम यदि नेचर से इंटरफियर करना कम कर दें तो नेचर अपने आप को खुद कंजर्व रखेगा। और ये इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोरोना पीरियड में देखा था कि जिस समय हम लोग घर में लॉक हो गए थे तो अपने आप नदियाँ साफ़ हो गई थी, अपने आप शहर साफ लगने लगे थे, चिड़िया और आप देखते हैं भांति भांति के पक्षी, वाइल्ड लाइफ तक सड़कों पे आके घूमने लगे थे। वो कहते हैं सहारनपुर से हिमालय की रेंज साफ दिखाई देने लगी थी, वायु भी बिल्कुल साफ हो गई थी। 91.2 NIVH छलगून पर मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और मैं हूँ आरजे जेनिफर। दोस्तों, प्रकृति का सौंदर्य भी कितना असीम है ना। ये आत्मा को शांति और मन को संतुलन प्रदान करता है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रकृति का ख्याल रखें और उसे सुरक्षित बनाएं। हमारा उद्देश्य आप सभी को प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखना है इस बारे में बताना है। हम आज मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इस पर हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट हैं जो चर्चा करेंगे। डॉक्टर रवि चोपड़ा सर, जो कि पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और ये हमें बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में हमें बताएंगे नवीन कुमार सडाना सर, जो आउटरीच एंड एडवोकेसी के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। और नेचर कंजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे आशीष गर्ग सर से, जो इको ग्रुप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। नमस्ते सर, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारा रेडियो स्टेशन पर। और सर, हमें बेहद खुशी है कि हम आपसे इस विषय पर बात करेंगे, तो एक बार फिर से आप तीनों का स्वागत करते हैं हम हमारे रेडियो स्टेशन। सर, सबसे पहले मैं रवि सर से अपना सवाल पूछना चाहूँगी। सर, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इतना कुछ सुन रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सर, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? बड़े सरल शब्दों में ये कहा जाए कि जितने भी संसाधन मनुष्य जीवन को सुकून देने वाले हैं वो निरंतर उपलब्ध हों जितनी आने वाली पीढ़ियां हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति का संरक्षण हो और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, हवा में उड़ने वाले, धरती पर भागने वाले या पानी में तैरने वाले, वो सब सुरक्षित रहें, ताकि प्रकृति का जो आनंद हम सब ले रहे हैं आज, वो हमेशा के लिए बना रहे। जी बिल्कुल सर। सर, जब हम प्रकृति की चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उनमें से एक पेड़ भी आते हैं। तो सर, हमें सेटल होने के लिए घर बनाना तो ज़रूरी है, जिनके लिए पेड़ कटे जाते हैं काफ़ी सारे। तो बट इससे हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो सर, इसका क्या सोल्यूशन है कि हम डेवलप भी हो जाएं और पेड़ भी ना कटें? प्रकृति को हम माँ भी कहते हैं। जी बिल्कुल सर। तो माँ जो है वो आज का नहीं लेकिन कल का भी ख्याल रखती है। जी।
अगर आपने इस साल पेड़ काटे हैं तो प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो और पेड़ पैदा कर दे कल के लिए, जी ठीक है ना। जी सर। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि जितनी उसकी पैदा करने की क्षमता है हम उससे ज्यादा ना लें उससे, ओके। ठीक है। जी सर जी। नवीन सर, जैसे अभी हमें रवि सर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सेग्रीगेशन के बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते हैं, बहुत कहते हैं कि सेग्रीगेशन कैसे होना चाहिए, तो सेग्रीगेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और सेग्रीगेशन करना कैसे चाहिए? ज़रूर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेग्रीगेशन है उसका मीनिंग हुआ कि आप इसको अलग अलग विभाजित करना। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो, जैसे प्रकृति ने आपको फल दिए, फूल दिए, पत्ते दिए, पौधे दिए, पेड़ दिए, हर एक चीज़ आपको आपके हिसाब से अलग अलग चीज़ें मिली। उसका आनंद भी आप अलग अलग उठाते हैं। पीने का पानी आपको अलग मिला है, हर चीज़ आपको अलग मिली है। उसी तरह से जैसे नेचर ने हर चीज़ को सेग्रीगेट किया है, वैसी कचरे का भी सेग्रीगेशन, विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। और जब कचरा हम उत्पन्न करते हैं तो वो 3 चीज़ों में जो है घर से कचरा उत्पन्न होता है। पहला आपका वो होता है जो कि सूखा कचरा है, जो कि रिसाइकिल, पुनः चक्रित हो सकता है, जो मानव द्वारा जो है खुद बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक, पेपर, गत्ता, कांच, धातु, ये सब चीज़ें आती हैं। और दूसरा गीला कचरा, जो कि कुदरत द्वारा, नेचर द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जिसमें मैंने बताया था खाना हो गया, फल, सब्जियां इत्यादि, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो तीसरा कचरा है वो है आपका घरेलू परिसंकटमय, जिसको हम हजार्डस वेस्ट कहते हैं, जो सही तरीके से, सही मायने में एक जो कहा जाए कि बहुत डेंजरस कचरा होता है, उसका निस्तारण सही एज पर दी रूल एक्ट होना चाहिए। तो सेग्रीगेशन, जब ये चीज़ें फॉलो होंगी और कचरे का विभाजन 3 भाग में होगा, तो ही जो है कचरा प्रबंधन अच्छे से हो पाएगा। और यही सेग्रीगेशन की भी परिभाषा है। सर, अभी आपने प्लास्टिक की बात की, तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है, हमने भी भरी थी बॉटल्स भर के, हम उसका इको ब्रिक बना सकते हैं। तो सर, मैं ये जानना, मतलब मेरे मन में ये जिज्ञासा है ये जानने की कि जब हमें पता है कि प्लास्टिक हमें ये बहुत हानिकारक है हमारे लिए, तो हम इसको बना ही क्यों रहे हैं? क्योंकि सर, अगर हम इसको सेग्रीगेट भी करेंगे तो लोग यही तो सोचेंगे ना कि चलो यूज़ तो ये हो जाएगा, बना लेते हैं, तो ये बंद क्यों नहीं होगा? बंद क्यों नहीं हो सकता? लोगों में इतना क्रेज क्यों है प्लास्टिक के? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। प्लास्टिक बना क्यों था, इसकी डिमांड कहाँ से आई थी? एक बार जब भारत में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, वहां पर रसद संसाधन पहुंचाना जो है संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हवाई रास्ता जो है केवल एक माध्यम बचा था वहां पर चीज़ें पहुंचाने का, और सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सब चीज़ें जो है बंद हो चुकी थी। अब खाना पहुंचाना था, दवाइयाँ पहुंचानी थी, बच्चों के लिए दूध पहुंचाना था, कंबल, कपड़े पहुंचाने थे। तो इन सबको पहुंचाने के लिए अगर जब पेपर रैप किया गया था, तो जैसे ही वो पानी में गिरता था तो वो कुछ समय बाद गल करके पानी में मिल जाता था, जो चीज़ें खराब हो जाती थी। उसको देखते हुए एक प्लास्टिक को जो है प्रयोग में ला करके शुरुआत की गई थी, लेकिन वो केवल उस माध्यम के लिए थी कि आपको एक जरिया मिल पाए और एक साधन मिल पाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो प्लास्टिक हमारे 99.9% चीज़ों में मिल चुका है। मेरा तो एक जो मैं अपना कहना चाहूँगा, मेरा जो मानना है कि हानिकारक तो हर चीज़ है। अगर आप देखेंगे दवाई की बोतल में लिखा होता है कि आप दिन में 2 ही टैबलेट खा सकते हैं, या एज पर दी एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। अगर मैंने ज़्यादा गोलियां खा ली तो मेरे लिए हानिकारक होगा। कोई भी चीज़ आप देख लें, आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो वो भी आपके लिए जो है समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें उत्पन्न हो चुकी हैं या जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम इस्तेमाल करते चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं हुआ। बट हाँ, उसका सही इस्तेमाल हो, सही तरीके से निस्तारण हो, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खासकर प्लास्टिक जो है केवल अभी भी जो यूज़ हो रहा है या यूज़ होना भी चाहिए, तो प्लास्टिक फूड जो कैटेगरी की जो जितनी भी चीज़ें हैं, खाने को अच्छे से ताज़ा रखने के लिए उसकी पैकेजिंग मेजर्स का इस्तेमाल के लिए उसको रखा गया है, बाकी चीज़ों में नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में आज प्लास्टिक का इस्तेमाल हर चीज़ में हो रहा है। छोटे सा शैम्पू का जो पाउच होता है आज 1 रुपये में भी आपको उपलब्ध होगा, जो प्लास्टिक पैकेजिंग में होता है।
आप सोचिए जो हमारे सैनिक सिपाही जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों पे काम कर रहे हैं, वहां पर राशन पहुंचाना है या उनको स्टोर करना है या सही तरीके से पहुंच जाए उन तक, जो लंबा ट्रेवल डिस्टेंस है उसमें भी खराब ना हो, तो वो प्लास्टिक पैकेजिंग उसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए और वहां पर सेफली पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। मैं इसका मतलब चाहूंगा कि इसको भी सरकार देखे, जहां उपयोगी है, जहां पे अत्यधिक उपयोगी है उसका वहीं पर इस्तेमाल किया जाए, और जहां उसके बिना भी कार्य चल सकता है वहां पर उसको हटाया जाए। पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स थी आपने देखा वो कांच की बोतल में आती थी, जी। दवाइयों की बोतलें कांच की बोतल में आती थी, पर प्लास्टिक इतना सस्ता और इतनी आसानी से मिल जाता है कि आज चलन प्लास्टिक का बन चुका है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही अपील रहेगी कि जितना कम हो सकता है हम खुद से भी इसका इस्तेमाल कम से कम करें, जहां अत्यधिक आवश्यकता है इसका इस्तेमाल बस वहीं पर हो, बाकी जगह पर ना हो। हर चीज का बैलेंस बना के रखना जरूरी है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। बिल्कुल। आशीष सर, आप हमें बताएं कि वेस्ट सेग्रीगेशन जो है वो नेचर कंजर्वेशन में क्या इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है? नेचर कंजर्वेशन जो आपने बात की, देखिए इसकी आज बात क्यों हो रही है, हम इसके दो तरीके से हम इसमें उलझ गए हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने सुना होगा, जलवायु परिवर्तन, जिसमें हमारी धरती का एवरेज ग्लोबल जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी को एक ना हल्का बुखार आ गया है, और जब हमें बुखार आता है तो हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं ना, या रेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली जब ये हमारी पृथ्वी को इस समय एक तकलीफ़ है, एक उसमें जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और उस टेम्परेचर बढ़ने से जो बड़े भयावह चित्र हमारे सामने आ रहे हैं, या बड़े उस पर परमानेंट चेंजेस होंगे, वो शायद आपने पढ़ा ही होगा। तो यदि हम इसको टेम्परेचर को कम नहीं कर पाए, या जो इसका स्तर पहले था, जो कहते हैं कि मनुष्य जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस लेवल पे वापस नहीं ले गए, तो इस सदी के अंत तक बहुत भयावह चेंजेस होंगे। वो धरती को एक ना इरिवर्सिबल मोड में ले आएंगे। इरिवर्सिबल मोड का मतलब होता है कि वो उसमें ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जब हम इसको वापस नहीं ला सकते। तो ये हमारी जो मानव जाति या जो जितनी भी यहाँ पर जीव जंतु हैं, जैसे सर ने अभी बोला उसके बारे में, वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं वो खतरे आने शुरू हो गए हैं। कई हमारे वन्य जीव, जो मैरीन लाइफ या वाइल्ड लाइफ है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और साथ ही साथ हमारी भी लाइफ जो है, जो हम सोचते हैं बड़ी कन्वीनियंट होगी, वो अब दूभर होती जा रही है। शायद हम ट्रैवल करते हैं, डर के ट्रैवल करते हैं। 4 धाम यात्रा पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता नहीं है कब लैंडस्लाइड हो जाए। या अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो अब ये जो हमारी एयर वार्म हो रही है, तो उससे टर्बुलेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी आपने सुना होगा एक फ़्लाइट में पूरी एकदम हाइट से नीचे आके गिरी वो एक। तो ये सब क्या है, ये जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं। तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स तो देखिए एक बहुत बड़े ग्लोबल स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम यदि लोकल स्तर पे देखें, हमारी ग्रीनरी जो है वो 1% से कम रह गई है। और जो हमारा बिल्टअप एरिया है वो 2072 के वनस्पत वो करीब 7 से 8 गुना बढ़ गया है। आज हमने उसको ऐसा बना दिया है जो अनियंत्रित विकास करके, विकास तो ज़रूरी है, जैसे हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं हम सब चाहते हैं विकास हो, लेकिन जो अनियंत्रित विकास होने की वजह से हमने इसको ऐसे उसमें डाल दिया है कि हमारे पास पहले जो संसाधन ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास, पर हमारी सैलरीज वगैरह अच्छी हो गई है, इनकम अच्छी हो गई है, लेकिन हम उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाइफ बहुत टफ हो गई है। और ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज की मार है वो ऊपर से वो चलती चली जा रही है। तो नेशनल कंजर्वेशन डे में हमको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे वो ग्लोबल टेम्परेचर कम आए। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर भी जो हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी का एक आप सुन रहे होंगे कि हर एक शहर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे मैं कहूँ कि NIVH में यदि यहाँ पर आपका 70 लोगों की जगह है, यदि एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, ऐसी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और यदि यहाँ 700 काम करने लग जाएं या रहने लग जाएं तो ये बेढंगा हो जाएगा, यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा। सिमिलरली देहरादून का भी वही हाल हो गया है। तो हमको कैरिंग कैपेसिटी वगैरह देखते हुए
प्लस जो क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से लड़ने के लिए जो हमको बड़े बड़े स्टेप्स उठाने हैं, यदि हम वो कर पाए तो ये हमारा नेचर भी कंजर्व हो जाएगा। और सेग्रीगेशन जो है, वेस्ट का जो बात करी, जो नवीन सड़ाना जी ने बताया, मुझे उसमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये सरकार का काम नहीं है, मेरा ये मानना है, ये पब्लिक, क्योंकि हमारा यदि वेस्ट घर से जनरेट होता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है उसे हम वेस्ट कहना ही नहीं चाहिए, यदि हम उसको, वो रिसोर्स है हमारे लिए। और आने वाली, आप लोग अभी देखेंगे, आप जैसी बड़े होंगे, आने वाले 7, 8, 10 साल में ये वेस्ट इंडस्ट्री ऐसी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी जिसमें आपको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और ये सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हमें जाने का एक हमारा रास्ता बन रहा है इसका। तो ये मेरा जो आपने कंजर्व नेचर कंजर्वेशन डे के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की, वेस्ट सेग्रीगेशन, ये सब आपस में कनेक्टेड है। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुनने में कि वेस्ट इंडस्ट्री। लेकिन रवि सर से मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, जैसे यहाँ हमने देहरादून की बात की, लेकिन ये एक ग्लोबल स्थिति है। हर आप कहीं भी चले जाइए, ग्लोबल वार्मिंग सब जगह है, कूड़े के पहाड़ सब जगह बन रहे हैं। लेकिन सर, जब आपका इतना रिसर्च हुआ है, आप इस फील्ड में मतलब काफ़ी जानकारी सर रखते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर हम एक जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो। और इसके साथ साथ क्या कोई एक एग्जाम्पल है विदेशों का या कहीं का जहाँ पर उन्होंने सतत विकास जिसे हम बोलते हैं वो किया हो, या कुछ इस तरीके का हो? आमतौर पर जो आजकल एक अंग्रेजी में एक स्लोगन प्रचलित है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक, तो आप कम चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि मुझे रोज पिज़्ज़ा बाहर से मंगवाना पड़े। पिज़्ज़ा बाहर से आएगा, उसका एक डिब्बा होगा, उसको फटफटिया पे लेकर कोई आएगा, रास्ते में प्रदूषण करेगा या जी बिल्कुल। तो ये सब जो है इससे रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, इसको कम किया जा सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितना बड़ा घर चाहिए मुझे, मैं कम छोटे घर में नहीं रह सकता हूँ क्या? जितना मैं कम इस्तेमाल करूँगा चीज़ें, उतना ही कम वेस्ट जनरेशन होगा। तो नंबर 1 ये हुआ। अच्छा, अगर आपने पैदा कर ही दिया है तो उसको पुनर्जीवित कीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि ये लोगों के घरों से इकट्ठा करते हैं, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन किस लिए होता है कि अगर उसमें मान लो कोई लोहे का मटेरियल है, लोहे के मटेरियल को कहीं पे रखा, और फिर जो ये आजकल आयरन और स्टील की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जगह जगह पर, वहाँ पर उसको पिघाल कर फिर से उसकी चीज़ें बनाकर, वस्तुएं बनाकर रीयूज हो जाता है, रिसाइकल होता है। रिसाइकल होने के बाद फिर उसको आप फिर से यूज कीजिए, पुनर्उपयोग में लेके आइए, ताकि नए संसाधन प्रकृति से निकालकर, धातु निकालकर आयरन एंड स्टील बनाने की जगह आप वेस्ट को फिर से रीयूज कर रहे हो। ठीक जी। ये एक, और इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सर्कुलर इकोनॉमी। तो यही सर्कुलर इकोनॉमी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के ऊपर बोझ ना डालें, लेकिन जितना डाल चुके हैं उससे अपना संभालें, उसे कोशिश करें, उसे संभालें। जी जी। और आपने पूछा कि कोई उदाहरण है, वैसे एक बड़ी अच्छी कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई मॉडल तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब जैसे आप जापान जाएंगे, जापान में आपको कचरा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं। वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं। वहाँ जो कचरा उठाने वाले लोग भी हैं, उनकी बड़ी कदर होती है। बहुत कम है ऐसे वर्कर, उनकी कदर बहुत होती है। उनकी समाज में वही लेवल है जो किसी इंजीनियर और दूसरे पेशे वाले की हो। बिलीफ सिस्टम जी। लेकिन अगर आप देखें कि यूरोप में
नदियों का हाल बहुत बुरा हो गया था। यूएसए में बहुत बुरा। जब मैं आज से 55 साल पहले गया था तो यूएसए में जो बड़ी बड़ी वहाँ की झीलें थी जिनको वो ग्रेट लेक्स कहते हैं, वो समुद्र के मुकाबले की होती हैं, तो उनमें इतना मल चले गया था, इंडस्ट्रियल वेस्ट और घरेलू वेस्ट, कि वो पानी किसी काम का नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रयास करके अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट कम किया, घरेलू जो वेस्ट था उसको अलग से ट्रीट करना शुरू किया, और अब उनके ग्रेट लेक्स साफ हैं। इसी तरह यूरोप की बहुत प्रसिद्ध नदियां जो हैं उनमें भी बहुत बढ़िया सफाई हुई। हमारे यहाँ हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास अभी काफ़ी कमज़ोर हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारे देश में, नमामि गंगे का, स्वच्छ गंगा अभियान। तो स्वच्छ गंगा अभियान में कुछ हद तक जो सॉलिड वेस्ट है वो तो कम हुआ है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे हम जब आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले बनारस आए थे तो इतना कचरा आगे पीछे दिखाई देता था नदी में, अब वो कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। क्यों? उसको हटाना इतना कठिन नहीं है। लेकिन उसमें अगर आपकी लोकल जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है उस बिना ट्रीटमेंट के, तो वो अभी भी नदी में जा रहा है। जी। और फिर कई जगह पर जिसको हम म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, जिसमें मनुष्यों का मल भी होता है, वो भी अंदर चले जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। जब वो उसके कीटाणु जो होते हैं, वो इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है, वो दिखाई नहीं देगा आपको लगेगा कि नदी तो बड़ी अच्छी स्वच्छ नदी है, लेकिन जब आप उसको पीने की कोशिश करें तो आप बीमार हो सकते हो। जी जी। सर, आशीष सर से मेरा सवाल था, जैसे अभी गंगा नदी की सफाई की बात हुई जी, आपने रिस्पना नदी को क्लीन करने का इनिशिएटिव लिया जी जी। तो ऐसे में आपने लोगों को कैसे मोटिवेट किया कि वो फिर से वहां पे दोबारा से कचरा ना फेंके या उसे क्लीन रखे, क्योंकि काफी इम्प्रूवमेंट है अभी पिछले टाइम आपने अच्छा सवाल पूछा, जी क्योंकि जब हमने शुरू किया था जी तो हम कुछ 2-4 लोग शुरू किया था। आइडिया ये था कि इसमें ब्लेम गेम चल रहा था। पब्लिक कहती थी सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कह रही थी कि पब्लिक उसमें कूड़ा डालती रहती है, और हम लोग उसको कई सालों से देखते आ रहे थे। तो फिर ये लगा कि चलिए हम फिर कुछ उस पर एक्शन नहीं हो रहा था तो हमने शुरुआत करी। तो शुरुआत करने के बाद हमारे साथ कई एनजीओ जुड़े, जिसमें प्रमुखता से वेस्ट वॉरियर्स 2-3 बार हमारे साथ आया, और भी कई एनजीओ जुड़े। और हमें देख के फिर ये थोड़ा सा हमने फिर जब नगर निगम वगैरह में बात की, क्योंकि इसमें कूड़ा जो है कई टन्स में, 1000 टन्स में पड़ा था, तो मैन्युअली हमने कैलकुलेट किया था हमारे जैसे इसमें जितने भी लग जाएं तो कई 7 जन्म लग जाएंगे क्लीन करने में। तो इसीलिए फिर मशीन्स उसमें उतरी, और आज की स्थिति ये है कि मशीन और हमने भी जितना भी किया साफ, कुल मिला के नदी साफ होगी। लेकिन उसमें एक कंट्रीब्यूशन अभी जो मानसून आया उसका भी है, मतलब ये भी बताना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आज की डेट में बिल्कुल क्लीन है रिवर, और उसमें नीचे बेड्स में अभी भी दबा पड़ा है, लेकिन ओवरऑल आप पुलों के पास से निकलेंगे देखेंगे क्लीन लगेगी। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि वही लोग जो उसके किनारे रहते हैं, या जो लोग कूड़े की गाड़ी में अपना कूड़ा नहीं डालना चाहते, या जो घर में सेग्रीगेशन अलग अलग नहीं करते, उनके लिए वो एक आदतें बनी हुई हैं। उनको मतलब रिवर्स में या रोड साइड में डालने में कुछ मज़ा ज़्यादा आता है, या उन्हें कन्वीनियंट है, या जो उनकी लाइफस्टाइल है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यदि देहरादून में कहते हैं कि भाई 15 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और उसमें से हमारे पास कोई एकदम एक्यूरेट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उसमें 50-60% ही डोर टू डोर देते होंगे जो लिफ्ट होता होगा। रेस्ट 40% या फिर जलता है, या वो रोड साइड में बिखरा रहता है, या नदियों में चला जाता है। तो उनको अवेयर करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब जो हमारा ये सबसे बड़ा चैलेंज है, हम यही है
कि जो हमने पूरे देहरादून को अवेयर करना, हमारा तो देखिए चल रहा है वेस्ट फेरियर्स, हमारा इको ग्रुप सोसाइटी, हमने 150 से ऊपर कैंपेन्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें सब RWAs, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में सब मिलके हम लोग करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत लोग अनअवेयर हैं। सर मेन बात ये है कि चैलेंज कहाँ आया, मतलब कैसे लोग जुड़े। हाँ, जब हमने शुरू में देखा था तो शुरुआत के एक हफ्ता आप लोग और 2 या 3 लोग लगे हुए थे साथ में, लेकिन 90 दिन तक जब वो चला आगे तो काफ़ी लोग जुड़ गए थे। हाँ। चैलेंज कहाँ आया? तो देखिए वो मैं वहीं पे आ रहा था कि वो क्लीनिंग होना एक बात है, लेकिन उसमें ना फेंकें। तो जो हमने क्लीनिंग की तो जो वो साथ में हमें देखते थे, तो एक उनमें उनको एक ये बदलाव तो उनमें आया कि अरे यदि ये लोग आ रहे हैं, और बच्चे भी थे उसमें, स्कूल के बच्चे, कुछ NCC के बच्चे, कि जब ये लोग रोज़ क्लीन कर रहे हैं तो कम से कम हम ना फेंकें। तो उसमें से कुछ लोगों में चेंजेस ये आया, उन्होंने फेंकना बंद किया। उसके बाद हमने कुछ रैलीज निकाल के और उन्हीं के बच्चों को साथ लिया, क्योंकि जो आसपास के स्कूल हैं गंदगी कर रहे थे तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो अब उन्हीं के बच्चों को हमने तख्ती पकड़ा दी, उन्हीं को थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे आज हम सब बात कर रहे हैं, ये बताया। और नदी में यदि ये कूड़ा डलता है तो उससे जो हमारी ग्राउंड वाटर टेबल, जो हम पानी पीते हैं, उसमें भी जैसे सर बता रहे थे, बहुत ई कोलाई से लेके मेटल से लेके आर्सेनिक, मरकरी से लेके जहरीले पदार्थ उस पानी में जा रहे हैं, और हमें दिखते नहीं है, लेकिन जब हम पीते हैं तो डेफिनेटली हमें बीमारी होगी। तो हमने उनके बताया कि आपका जीवन निकल गया, आपके बच्चों का जीवन खतरे में, तो कम से कम आप कूड़ा डालना बंद करो। तो उनके फिर कुछ बहाने आ जाते हैं, जो आपने चैलेंज की बात की कि हमारे पास कूड़े की गाड़ी नहीं आती। तो हमने फिर नगर निगम से जो सुपरवाइज़र्स हैं, वार्ड वाइज जो सुपरवाइज़र्स हैं, उनको बुलाया वहाँ पर, और हमने ये बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि आपके कूड़े की गाड़ी नहीं आती। तो जब वो आए तो उन्होंने, जो कहते थे 4-5 दिन नहीं आती थी, जब उनको सामने देखा, कह रहे नहीं 1-2 दिन से नहीं आई। तो हमने उनका आपसी संवाद और कोऑर्डिनेशन करा के अब ये हो गया कि कूड़े की गाड़ी भी आती है और कूड़े में डालते भी हैं, और उससे कूड़ा डालना कम हुआ है जहाँ जहाँ हमने अवेयरनेस की है। लेकिन क्योंकि 25 किलोमीटर लेंथ है, हमने अभी 3 लोकेशन ही पकड़ी हैं, नाला पानी, दीपनगर और एक कंडोली के पास। तो वहाँ थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। लेकिन जो अब एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमको जो जिसे ढीठ वर्ड होता है ना हिंदी में, जो स्टब बॉन्ड टाइप के लोग हैं जिन्हें डालना ही है, उनका चालान करवाना है। तो अब हमने चालान की तरफ भी मतलब बढ़ने की कोशिश की है। तो हेल्थ ऑफिसर से भी मिले हैं, एक और संस्था हमारे दून सिटीजन फोरम के सदस्यों के थ्रू मिले हैं। तो उन्होंने बोला है कि हम CCTV कैमरास भी लगा रहे हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन कैमरास लगेंगे, और वो रिस्पना में नहीं, पूरे जहाँ जहाँ कूड़ा शहर में फेंका जाता है सब जगह लगेंगे, और उनसे कैप्चर करके चालान उनके घर पहुँच जाएगा, और या उनके बिल्स से रिकवर किया जाएगा। इस तरीके का चल रहा है। तो एक आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद, वो चारों तरीके से मतलब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है ये 1-2-3 महीने की नहीं है, ये मेरे ख्याल से लंबी चलेगी। और इसी के पीछे पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो इसे भी सर सस्टेनेबल बनना पड़ेगा, हमको लगे रहना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, जो सीवर भी उसमें अभी टैप नहीं हुए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग वहाँ रिस्पना के पास दिखते नहीं हैं। तो अभी हम जो पेयजल निगम जिनको सीवर लाइन डाल चुका है, और जल संस्थान जो उनके कनेक्शन करने हैं घर में, और उसके बाद वो जो सीवर प्लांट्स में STP में जाना चाहिए, तो वो वाले काम में हम लगे जिससे सीवर टैप हो जाए। और उसके बाद थोड़ी सी अभी क्योंकि मानसून पीरियड है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ कुछ पेड़ हम वहाँ लगाते चले। तो आज हमने से कनेर पीपल के पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। हम बहुत ज़्यादा फोटो और वीडियो नहीं डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा अच्छा बदलाव आ जाए, उसके बाद उसमें हम उसको डालेंगे। जी नवीन सर, जैसे अभी हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, तो जैसे सैनिटरी पैड्स होते हैं, डाइपर्स होते हैं, जो हम यूज करके मतलब वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते, तो उनको सेग्रीगेट करने का क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि ये तो सालों साल करते भी नहीं है और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम इनको भी जैसे बाकी चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं, इनको भी? मतलब बेसिकली कूड़ा सेग्रीगेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेग्रीगेशन के उसमें आती हैं कि ये चीज़ें हैं, इन्हें सेग्रीगेट करना है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ठोस कचरा है जो घरों से निकलता है, उसको 3 भाग में विभाजित होना बहुत ज़रूरी है, और वही एक मूल मंत्र भी है। अगर कचरा प्रबंधन नियम हम देखेंगे 2016 जो बना हुआ है, तो उसमें केवल और केवल सेग्रीगेशन पे जोर दिया गया है।
और अगर सेग्रीगेशन हो जाता है तो जो कूड़े के पहाड़ हैं जो देर है हम बार हैं वो लगना मुझे लगता है कि शायद 99% ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक आपने बात करी अभी सैनिटरी पैड्स की या डाइपर्स की, अगर मैं बात करूँ देहरादून की केवल, तो मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये एक ऐसा संस्था है जो कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड भी है, एफिलेटेड भी है, और ये पूरे देहरादून के अंदर भी काम कर रही है। और जितना भी सैनिटरी वेस्ट होता है ये इसको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके इसको भगवानपुर में जो एक इनकी अपनी एक प्लांट बना हुआ है ये वहाँ पर लेकर के जाती है। आपको भी एग्जांपल दूंगा, अभी कुछ दिन पहले का सीनियर सिटीजन एक विंग बना हुआ है आपका डालनवाला में जो जिसका नाम प्रेम धाम है। लगभग 27 ऐसे बुजुर्ग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जिनका अपना कोई आशियाना आसरा नहीं है। ये अपनी इस एज पे आ चुके हैं कि अपना वो उनका गुजारा या जीवन यापन या अपनी देखभाल वो खुद नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की थी हम लोगों ने। और इसके साथ साथ MPCC जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, उनकी सर्विसेज भी हमने जो है वहाँ पर स्टार्ट करी कि डेली जितना भी सैनिटरी पैड या डाइपर्स का वेस्ट जो जनरेट होगा वो डेली के डेली वहाँ से अगले दिन उठना भी सुनिश्चित हो जाए ताकि वो जो घरेलू कचरा के साथ मिक्स ना हो। और सच में ये बहुत बड़ा एक संकट बन जाएगा अगर ये सब मिक्स होकर के रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व इंक्लूडेड होते हैं, जो जुड़ जाते हैं, उससे जो पर्यावरण का, जो भूमि का जो उपज होती है, जो उपज होने की जो उसकी धरती का जो उपजाऊ चीज़ें रह जाती हैं वो ख़त्म हो जाती है। जहाँ जहाँ पर ये प्लास्टिक या सैनिटरी वेस्ट या डाइपर्स जहाँ पर रह जाते हैं, केमिकल है, पूरा का पूरा केमिकल फॉर्म से बना हुआ है, तो वो चीज़ें बहुत हानिकारक हो जाती हैं। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि इसको अलग किया जाए और अलग करने के साथ साथ जो संस्था इसके लिए कार्य कर रही है उसके साथ को जोड़ा जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। एक और आपको मैं इसका एक सरल उपाय बताना चाहूँगा, क्योंकि जो सैनिटरी पैड्स हैं उसके बदले आजकल मेंस्ट्रुअल कप भी आ चुके हैं और ये चलन में अभी बहुत ज़्यादा है। वो कप्स ऐसे हैं जिसको आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसकी देखभाल सही तरीके से होना चाहिए और उसका जो रख रखाव है वो वही बहुत सही तरीके से होना चाहिए। सर इसके साथ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये बात। इसके साथ अगर आप कुछ ये टिप्स बता देंगे कि जब कोई एक आम आदमी अपने घर में कूड़ा कैसे सेग्रीगेट करे। ज़रूर मैम, मैं आपको बताऊंगा, ये जिस दिन इंसान पैदा होता है और अपने पूरी जीवन यापन में शुरू से लेके अंत तक वो हर चीज़ को अलग करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर घर से कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे घर के बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं, रात को सोने के कपड़े अलग होते हैं। मेरे घर में राशन का अगर आप देखेंगे तो हर का डब्बा अलग अलग होगा, दालें अलग होंगी, मसाले अलग होंगी, सब कुछ अलग अलग होगा, क्योंकि वही एक तरीका है। अगर सही चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सही तरीके से उसको रखना चाहते हैं और आगे भी चाहते हैं कि वो सही रहे, तो उसका विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। बात पर आता हूँ, जो आपने कूड़े की बात की, तो कूड़े का विभाजन भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो जितना भी ऐसा कचरा जो कि रिसाइकिल हो सकता है, जिसमें प्लास्टिक सभी तरह का है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, मेटल है, ग्लास है, ये सारा अलग होना चाहिए और ये एक ही कैटेगरी में आता है क्योंकि ये रिसाइकिल हो सकता है। दूसरा, ऐसी चीज़ें जो कि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं, जिसमें अनाज हो गया, फल हो गया, आपकी सब्जियां हो गई, फूल हो गए, पत्ते हो गए, जो चीज़ें कुदरत बना सकता है, मैं नहीं बना सकता, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने आप सड़ गल जाती हैं, खाद में तब्दील हो जाती हैं, वो चीज़ें अलग होनी चाहिए। इसके अलावा जो घरेलू परिसंकटमय हैं, जिसमें आपकी दवाई हो गई, पट्टियाँ हो गई, आपके डाइपर्स हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, या कोई भी ऐसी निडल हो गई, टूटा हुआ कांच हो गया जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये अलग होना चाहिए। तो अगर ये 3 भागों में भी अपने कचरे को आप विभाजित कर देते हैं, और होना भी यही चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपका जो कचरे की समस्या है उससे आपने जो है लगभग 90% जो जंग है वो जीत ली है। अब जो 10% है वो उसके निस्तारण के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका निस्तारण भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसा आपने विभाजन किया है। जी मैं जी सर, जोड़ना जी। चाहूंगा। देखिए, ये अलग अलग स्तर पर विभाजन हो सकता है और होता है। जैसे हमारे घर से कूड़ा उठाने आती है म्युनिसिपैलिटी की वैन, वो कहती है कि आप जो आपकी रसोई का जो वेस्ट है जो गल जाएगा पानी में, उसको आप अलग कीजिए, उसकी तो खाद बन सकती है। जो इन्होंने कहा ठोस वेस्ट है, जैसे कांच हुआ, लोहा हुआ,
इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको अलग कीजिए, पेपर, प्लास्टिक वगैरह, उसको अलग कीजिए, ठीक है। तो वो ये 2 हिस्सों में ले जाएंगे सारा कूड़ा हमारे घर से। अब आगे जाएंगे, जैसे इनका सडाना जी के वेस्ट वॉरियर का एक प्लांट है, उस प्लांट में ये फिर उसकी सेकेंडरी सेग्रीगेशन करेंगे कि लोहे की आइटम्स एक जगह चली गई, कांच की आइटम एक जगह चली गई, प्लास्टिक की आइटम एक जगह चली गई, ताकि जहां उसका रिसाइकलिंग हो सकता है वो आसानी से पहुंच जाए, ठीक। ये सेकेंडरी बात हुई। तीसरी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब ये जो प्लास्टिक है ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है, बड़ा आसान है। मेरे बचपन में कौन प्लास्टिक की थैली देखी नहीं थी हम लोगों ने, और हम लोग घर में कपड़े की थैलियां उठा के ले जाते थे सब्जी वगैरह लाने के लिए। अब हर कोई खाली हाथ जाते हैं हम लोग दुकानों में और वहां से प्लास्टिक बैग उठा के ले आते हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो जो गन्ने का जो सूखा वेस्ट होता है, अब उसका प्लास्टिक जैसा ही कुछ आ रहा है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। विदेश में मैंने कई जगह पे देखा है, और यहाँ भी शायद कभी कभी देखने को मिलता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। मतलब अगर वो धूप में रख दिया जाए तो वो उसमें धूप में गलेगा। तो ये अलग अलग प्रयास हो रहे हैं ताकि कम से कम कूड़ा बचे, जिसकी निस्तारण और कोई तरीके से नहीं हो सकती, उसको कहीं ना कहीं डंप करना है। अब जैसे ये न्यूक्लियर पावर बनती है, तो न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ जाता है? न्यूक्लियर वेस्ट तो हजारों साल में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो उसको तो बड़ी बड़ी खदानें बनाकर जमीन के अंदर लीक प्रूफ वो बिन्स बनाकर उसमें रखा जाता है। हालांकि कोई चीज लीक प्रूफ होती नहीं है। जी जी। रवि सर, मैं आपसे जी। ये पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कचरा होता है हमारा, उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है? सो मैं इसका जवाब देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नॉर्मली उस कैटेगरी में आता है जिसमें आपको बिजली के प्रयोग की आवश्यकता पड़े। वो सारा का सारा जितना भी चीज़ें होती हैं, उपकरण होते हैं, उसके खराब होने के बाद या इस्तेमाल में ना आने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की परिभाषा में आ जाते हैं। इसका जो निस्तारण है, अभी देहरादून के अंदर हम बात करें तो अनमोल पर्यावरण संरक्षण समिति, ये भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एफिलेटेड है। इसके अलावा एक और संस्था है जो कि बेंगलोर की है, वो है हुलाटेक। ये इसके लिए देहरादून में भी काम कर रही हैं। और इसके अलावा अगर आप कभी देना चाहें तो देहरादून में 2 सेंटर्स बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। एक तो आपका जाखंड में है और दूसरा आपका हर्रावाला में, जो कि वेस्ट वॉइस का अपना प्लांट है। पर मेरे आपसे निवेदन यही रहेगा कि इसको आप अच्छे से तरीके से पैक करके दें, क्योंकि जो पेंसिल सेल्स होते हैं या कई ऐसी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से लिक्विड जो है वो रिलीज करते हैं, लीक करता है, जो कि आपके स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो बस इसको अच्छे से अगर आप सील पैक करके प्रूफ करके देंगे अच्छे से, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और वो सेफली आगे उस पर्सन तक जा सके जो कि इसके अंदर काम करते हैं। और होता क्या, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर, कभी आप मैं एक बात करूं लैपटॉप की, जिसको मैंने अपने आप देखा था प्रोसेस कैसे होता है, तो उसमें कुछ एक ऐसा या 2 या 3 ऐसे पार्ट होते हैं जो खराब हो जाते हैं। पूरा का पूरा बॉडी खराब नहीं होती है, तो उसको वो इमीडिएटली चेंज करके और वापस में मार्केट में इसको जो है लॉन्च कर देते हैं। इसको रीफर्बिश कहा जाता है। आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड ऐसा चल चुका है और लगभग 60 to 70% मार्केट ये चीज़ें कवर कर चुकी हैं। आपकी जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पर आपको रीफर्बिश चीज़ों के नाम से जो है ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और वो बहुत चीप एंड बेस्ट भी होते हैं। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, तो इसके चलते उनका चलन अभी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। रीज़न क्या है कि जो लैपटॉप 2012 में बना था, उसको अगर आप देखें 2024 से कंपेयर करें, तो उसकी जो स्पीड है, उसका जो रैम है, या उसकी जो चीज़ें उसके अंदर डली हुई हैं, वो आज के लैपटॉप के मुकाबले बहुत पुरानी होंगी। तो वो चीज़ें अब चेंज हो पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इतना भी खराब प्रोसेस नहीं है।
तो फिर से मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसके लिए आपको बिजली के इस्तेमाल की जरूरत पड़े, वो सभी चीजें आपके उपयोग में ना आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कचरे में तब्दील हो जाता है। इसमें भी मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। जी जी नवीन ने कुछ देर पहले कहा कि वेस्ट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, इसका भी औद्योगिकरण हो रहा है, और खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे हमारे ये फोन है, मोबाइल फोन, हमारे वो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इनको इलेक्ट्रिकल नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रिकल है जैसे आपके लाइट बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। कोई आपकी मशीन है जो बिजली से चल रही है, वो इलेक्ट्रिकल है, जिसमें पावर का इस्तेमाल हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, अब इसकी मात्रा बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि भारत में ही जहां कुछ 1 करोड़ से कम था उपयोग टेलीफोन लोगों के घरों में सन 2000 में, आज क्या संख्या है? आज संख्या है 100 करोड़ के करीब। तो 25 साल में ऐसी तरक्की हुई 100 गुना। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको पहले तो जैसे नवीन ने कहा कि आप उसको अच्छी तरह से पैक करके हमारे सेंटर में भेज दीजिए। अब इनके सेंटर से होना चाहिए, मुझे पता नहीं होता है कि नहीं, होना चाहिए कि कुछ कंपनियां हैं जो उस वेस्ट को संभालेंगी। कैसे संभालेंगी? वहां तक जब पहुंचता है तो जो कुछ पार्ट्स होंगे जो सिर्फ प्लास्टिक के हैं, उनको एक जगह रख देंगे। कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें कॉपर की पतली सी तार होगी, तार तो नहीं कहते, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में फिल्म होती है। तो जहां भी कॉपर का उपयोग होगा, एक जगह वो हो जाएगी। और शायद आपको आश्चर्य होगा कि इस तरह के अधिकांश सर्किट्स में गोल्ड का भी उपयोग होता है, सिल्वर का थोड़ा, गोल्ड का भी होता है। तो एक जगह होगी जहां पर वो गोल्ड इकट्ठा होगा। अब भारत में जितनी भी इंडस्ट्री लगी है अभी तक, वो यहाँ तक सीमित है, लेकिन विदेश में फिर उसको कॉपर निकाला जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और गोल्ड रिसाइकल किया जाता है। तो अभी तक उस स्तर पे हम लोग, तो पहला ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट घर में सेग्रीगेट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कि आपने उसके अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, और फिर फाइनल स्टेज आता है कि आपने उसमें से कुछ उपयोगी चीजें फिर से उपयोग के लिए तैयार कर दी। जी सर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक, तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो रहा है सर फिलहाल के लिए? एनीवेज दोनों साइड में टेक्नोलॉजी किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है सर, हम ये जानना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग तो आप जानते ही हो कि बहुत बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। नए नए पदार्थ बन रहे हैं, नए नए वस्तु बन रही हैं। और अब जैसे मैंने कहा कि वो बगास का प्लास्टिक जैसा एक वो मटेरियल बन गया है, ठीक है। तो ये तो टेक्नोलॉजी का असर है, ठीक। अच्छा, फिर पहले जो साइकिल बनती थी, वो साइकिल तो स्टील की बनती थी। स्टील देखने में बड़ा भारी होता है, उससे अच्छा अगर मैं एल्युमिनियम की साइकिल बना लूं तो बड़ी हल्की होगी। तो ये भी इस तरह के प्रयोग भी होते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक मुख्य कर्तव्य ये है कि वो ऐसी वस्तुओं का बना सके जिससे कि हमारा जीवन और सरल हो जाए, ज़्यादा सुकून आ जाए हमारे जीवन में। मतलब मैं एक अच्छा इसका बता रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी का उपयोग लड़ाई की वस्तुओं के लिए भी होता है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है कि अब हमें समझ आ गई कि भाई भविष्य में अगर जीवन
की रक्षा करनी है भविष्य के लिए इस दुनिया में, तो फिर से टेक्नोलॉजी का ही उपयोग कई बार हमें करना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक, मान दीजिए कि एक वस्तु है, एक तरीका है, एक अस्त्र है जिसका हम उपयोग करेंगे, तो वो हमारे दिमाग पर, हमारी क्या सोच समझ है उस पर निर्भर करता है। मतलब वो हम पे है कि हम उससे किस तरीके से हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगी, उसको मनुष्य से आप अलग नहीं कर सकते। जी। करेक्ट। इसमें टेक्नोलॉजी में सर की बात से मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। जी जैसे हमें क्या है, जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ना, या जितनी स्पेंड कर रहे हैं उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो जैसे अब ग्रीन बिल्डिंग्स आ रही हैं, जी ग्रीन बिल्डिंग्स में क्या होता है, आपका 35% एनर्जी कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होता है, और जितनी जैसी बिल्डिंग बनती है वो पूरी रिसाइक्लेबल मटेरियल से बनती है। हम लोगों ने एक ओएनजीसी में ग्रीन बिल्डिंग बनाई है, तो उसमें आपका ये 35% कंजप्शन कम है और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, डे टाइम में हम नेचुरल लाइट कैप्चर करते हैं, और जो वाटर को प्रोसेस करके उसको फ्लशिंग में यूज़ करते हैं, जो हमारा फ्लशिंग में बहुत पानी जाता है, या गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो पॉइंट इस कि हमको पानी बचाना है, रिसाइकलिंग भी करनी है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या है, जैसे कार्बन इमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं? तो कई आपने देखा होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि उन्होंने जैसे चौराहे पे लगा दिया, तो वो जो कार्बन हमारी इमिशंस है उन्हें कैप्चर करती रहेंगी, और उनको फिर आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, कहीं उनको सेफली ज़मीन में रख भी सकते हैं। और भी अब जितना हमारी जो टेक्नोलॉजी, जैसे एआई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, अब हमारे क्या सी वॉर्म्स हो रहे हैं, जो हमारे जितने सी है ना उसमें वो भी, उनका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो यदि इम्प्लीमेंट की जा रही है तो उसमें आपको सब पता चल रहा है कि कैसे ये ओशियन वॉर्म्स हो रहे हैं, कैसे कैसे आप ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे इसमें जो अंदर हमारे जो फ्लोरा एंड फौना होता है ये कैसे डिप्लीट होता जा रहा है। तो यदि जितना आप इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टडी करेंगे तो उसको फिर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। लेकिन देखिए, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात कही कि टेक्नोलॉजी हमारे से जुड़ी हुई है, लेकिन यदि हम टेक्नोलॉजी को केवल गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते जाएंगे, अब जैसे मैं पेड़ काटने का आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि पहले एक कोई पेड़ काटना होता था इनको, तो एक कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी लेके इनको ना 5-6 दिन एक पीपल का पेड़ काटने में लग जाते थे। आजकल इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, इनके डीजल ऑपरेटेड है, उसमें बिजली भी नहीं चाहिए, और आ रहे हैं वो 2 मिनट में मतलब बड़े बड़े पेड़ काट देता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ है ना, वो जैसे हथियार है, बहुत ज़रूरी है और के लिए यूज़ होती है, और एक मैनकाइंड के लिए भी वो यूज ग्रोथ के लिए और उनकी कन्वीनियंस के लिए होती है। जी। तो ये टेक्नोलॉजी वर्ड बोल देने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वो ज़रूरी है। जैसे जो रूरल एरिया होते हैं, जैसे जी। मैं खुद ही गांव से हूँ, तो हमारे यहाँ पे ऊंचे सड़क कर दी गई है और मकान थोड़े नीचे हो गए हैं। तो हम वहाँ पर कैसे लोगों को सतत विकास के लिए जागरूक कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप जो कह रहे हो, वास्तव में वो शहरीकरण हो रहा है आपके गांव का, समझे ना। यस सर। तो कई ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जहां हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन और सरल हो जाए, जितनी मेहनत हमारे बाप दादाओं ने की उतनी मेहनत हमें ना करनी पड़े। तो अगर हम वो चाहते हैं तो उसी के नाम पर ऐसे काम किए, ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी, जिससे कि धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण हो जाता है उसका। तो अब आप देखिए कि गांव का जीवन जो था वो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल होता था। आपके पास जानवर हैं, गाय है, बैल है, आपको चारा चाहिए, आप पड़ोस के जंगल में गए,
चारा काट के ले आए, पत्तियां काट के ले आए, पत्तियां खिलाई, चारे में मिक्स करके उनको भोजन मिल गया। उन्होंने आपको गोबर दे दिया, गोबर आपने खेत में लगा दिया, तो कहीं कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ठीक, आपने गांव में तालाब बनाए, गांव में कुएं बनाए, और जो तालाब और कुआं था वो सब वर्षा के ऊपर निर्भर थे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम बड़े बड़े ट्यूबवेल और बोरवेल लगा लगा कर जो पानी सैकड़ों सदियों से वहां पर गहराई में गया था, अब हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, उस पानी को निकाल रहे हैं, पर वो पानी तो वहां पर न जाने कितने सैकड़ों साल से पड़ा हुआ था। अब नीचे क्या है वहां पर जहां वो पानी है, उसके अगल बगल सब जगह अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, और कई चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें से जहरीले पदार्थ भी होते हैं। तो ये जो गहराई से हम पानी निकाल रहे हैं, कई बार वो पानी हमारे लिए हानिकारक होता है, बीमारियां फैलाता है। आपने शायद फ्लोरोसिस का सुना होगा कि भारत में कम से कम, शायद मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन करीब 10 करोड़ लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ट्यूबवेल बना दी और उससे पानी निकालना शुरू किया। वो सारा फ्लोराइड के वो चट्टाने हैं नीचे, फ्लोराइड उसमें से रिसता रहता है पानी में, अब वो पानी निकाल के पिलाया जा रहा है। जबकि अगर कुआं ही था तो पुराना, तो फिर वो तो वर्षा का पानी इकट्ठा करता है, वो नीचे से डीप रॉक का पानी तो नहीं लाता है। तो ये जो बातें हैं, इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें फिर से सीखना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा लोग कैसे रहते थे, और अब वो समय आ रहा है जब शहरों में रहना धीरे धीरे बड़ा कठिन होता जा रहा है। आप यहीं थे जून के शुरू में? यस सर। 43 डिग्री जिस दिन टेम्परेचर, एक हफ्ता टेम्परेचर रही थी। अगर हम गांव में होते, खुले में होते, पेड़ होते आसपास, थोड़ी सी हवा मिलती। हमारे मित्रों ने यहाँ पर एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जिस दिन 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, उस दिन जो सड़क का टेम्परेचर था वो 65 डिग्री था। उसी जगह पर जहां पीपल का पेड़ था, उसकी छाया में केवल 37 डिग्री था। तो इस तरह का अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग यहाँ से उठकर अपने गांव वापस जाने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल। एक अंग्रेजी में कहूँ तो वी हैव टू डू ए लॉट ऑफ अनलर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें बताया कि नेचर कंजर्वेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे करना है। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड कई लोग तो शायद इनमें से कुछ मेथड्स फॉलो भी कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। एंड इन द एंड मैं हमारे लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी कि जीवन में हमारे प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है जंगल की, नदियों की, वायु की, पर इनके सही तरीके के इस्तेमाल ना करने की वजह से हम काफ़ी इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, जैसे लैंडस्लाइड, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। इनसे बचने के लिए हमें नेचर कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उन सारे तरीकों को अपनाने चाहिए जिनसे हम हमारे नेचर को कंजर्व कर सकें, ताकि हम और हमारे आने वाली जनरेशन को हम एक सेफ, नेचुरल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को सुनने के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हरिदोन। थैंक यू।